गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टाइटल है वसीयत का क्या मतलब होता है। आज के इस वीडियो में हम जिन टॉपिक पर चर्चा करेंगे उसकी शुरुआत में मैं आपको संक्षिप्त जानकारी दे देता हूं, ताकि आपको ये पता चल सके कि आज हम इस वीडियो में वसीयत के किन किन पहलुओं पर ध्यान देंगे जो हमारे लिए और आप सभी के लिए लाभकारी होगा। उसमें आज हम वसीयत की परिभाषा के बारे में बात करेंगे और वसीयत से संबंधित धाराओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। वसीयत के क्या लाभ हैं इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। वसीयत का महत्व क्या है, वसीयत की विशेषताएं, वसीयत करने की प्रक्रिया क्या है और वसीयत की वैधता क्या है। इसके अलावा वसीयत को चुनौती दी जा सकती है क्या, उसके अलावा नोटरीकृत वसीयत क्या होती है, पंजीकृत वसीयत क्या होती है, रजिस्ट्रेशन एक्ट आदि इन सभी विषयों पर हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। वसीयत में किन किन धाराओं से और कानूनों से इसका संबंध है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जिसमें भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची 1 है, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम जो वसीयत से संबंधित है, इसकी धारा 59, 61, 63, 74 और 82 और धारा 4 और 29 के बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 67 के बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी प्रदान करूंगा। नोटरी एक्ट 1952 और नोटरी नियम 1956 के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ये सभी एक्ट और सभी धाराएं वसीयत से संबंधित हैं, इसलिए मैंने आपको शुरुआत में बताया है ताकि आपको ये पता लग सके कि आज के वीडियो में हम किस बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमारा आज का टाइटल है वसीयत का क्या मतलब होता है। वसीयत मतलब अंतिम इच्छा पत्र। यदि कोई व्यक्ति उसकी जीवित अवस्था में, स्वस्थ चित्त अवस्था में, बालिग अवस्था में इस बात की घोषणा करता है कि उसकी चल अचल संपत्ति उसके मरने के बाद उसके वारिसों में या अन्य प्रकार से किस प्रकार से वितरित की जाए, बांटी जाए, उसकी व्यवस्था करने के लिए वो उसको जीवित अवस्था में एक लिखित लेख तैयार करता है, जिसको वसीयत करना कहते हैं। वसीयत को अंतिम इच्छा पत्र भी कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति उसके मरने के बाद उसकी संपत्ति की व्यवस्था उसके वारिसों में करता है। इसके करने के बहुत से फायदे भी हैं, जिसको मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर मैंने अपलोड करके रखा है, वहां मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है वसीयत के बारे में कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अनुसूची 1 में वसीयत को स्टाम्प शुल्क से मुक्त कर दिया गया है। मतलब वसीयत को सादे कागज पर भी लिखा जा सकता है, इसमें किसी भी प्रकार के स्टाम्प की आवश्यकता नहीं है। संपूर्ण भारत में वसीयत को स्टाम्प शुल्क से मुक्त किया गया है। वसीयत को सादे हरे कागज पर घर पे भी लिखा जा सकता है, वो या उसको नोटरी वकील साहब के पास जाकर नोटरी कृत भी करवाया जा सकता है, या वसीयत को रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन भी करवाया जा सकता है। तो 3 प्रकार हो गए वसीयत के सर, जिनको मैंने आपको बताया है। तो ये 3 प्रकार हो गए सर वसीयत के, जिनको मैंने आपको बताया। नंबर 1 हस्तलिखित वसीयत, नंबर 2 नोटरीकृत वसीयत और नंबर 3 रजिस्ट्रीकृत वसीयत। हस्तलिखित वसीयत क्या होती है? यदि कोई व्यक्ति चाहता है वसीयत को लिखना, तो वो स्वयं भी टाइप करवा कर या स्वयं के हाथ से लिखकर वसीयत को अपने पास रख सकता है। इसको हस्तलिखित वसीयत कहते हैं। नोटरीकृत वसीयत जो नोटरी वकील साहब के पास जाकर नोटरी वकील साहब के द्वारा उसको अटेस्ट किया जाता है, विधि अनुसार सत्यापित किया जाता है, उसे नोटरीकृत वसीयत कहते हैं। और पंजीकृत वसीयत क्या होती है? ये रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा के 17 के तहत रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रार महोदय के समक्ष निष्पादित की जाती है, जो कि MPIGR की साइट जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, उस पर पहले दस्तावेज अपलोड किए जाते हैं, डी ड्राफ्टिंग अपलोड की जाती है, उसके बाद स्लॉट बुक होता है और निश्चित तारीख पर रजिस्ट्रार महोदय के समक्ष उपस्थित होकर वसीयतकर्ता और गवाह उनके डिजिटल सिग्नेचर करते हैं और डिजिटल फोटो लिए जाते हैं। इसको पंजीकृत वसीयत कहते हैं। तो इस प्रकार से वसीयत 3 प्रकार से की जा सकती है। इन तीनों प्रकारों में वसीयत के कानूनों का पालन किया जाना आवश्यक है। यदि वसीयत में वसीयत के नियम और कानून का पालन किए बगैर लिखी गई तो वह कानूनी रूप से मान्य नहीं होगी। वो नियम और कानून क्या हैं? ये भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 में बताए गए हैं, जिसमें धारा 59
जिसमें ये बताया गया है कि वसीयतकर्ता को स्वस्थ चित्त होना चाहिए और बालिग होना चाहिए, मतलब 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक का। स्वस्थ चित्त होने से आशय ये है कि वो बीमार ना हो, बेहोशी की हालत में ना हो, मरणासन की हालत में ना हो, पूरी तरीके से वो जो वसीयत लिख रहा है उसको वो समझ रखता हो कि इसमें जो लिखा जा रहा है उसके मरने के बाद उसके वारिसों में या अन्य प्रकार से किस प्रकार से संपत्ति वितरित की जाएगी, ये पूरी समझ रखता हो, उसे स्वस्थ चित्त व्यक्ति कहा जाएगा। इसी प्रकार से धारा 63 में गवाहों का विशेष महत्व बताया गया है कि दो गवाहों की उपस्थिति में वसीयत को लिखा जाएगा। वसीयतकर्ता गवाहों की उपस्थिति में दस्तखत करेंगे और गवाहों के दस्तखत और वसीयतकर्ता के दस्तखत स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए, उनका अंगूठा भी स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। इन सभी बातों का उल्लेख इसमें किया जाना चाहिए और इसका पूरा डिटेल मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पर आपके लिए अपलोड करके रखा है, वहाँ पे मैं आपको इसकी आगे की जानकारी सर प्रदान करूंगा। हाँ, एक बात की जानकारी सर मैं आपको और बता देता हूँ कि अक्सर हमारे मन में और दिमाग में हमारे मन मस्तिष्क में ये सवाल अक्सर पैदा होता है, क्या वसीयत सादे कागज पर लिखी जा सकती है? बिल्कुल सर, वसीयत सादे कागज पर लिखी जा सकती है, लेकिन उसमें कानूनी प्रावधानों का पालन आवश्यक है। जैसे वसीयतकर्ता का बालिग और स्वस्थ चित्त होना, गवाहों की उपस्थिति होना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उसमें कानूनी महत्व रखाते हैं। यदि आपने बगैर गवाहों के वसीयत को लिख लिया और नाबालिग व्यक्ति ने वसीयत को लिख दिया तो इस प्रकार से वो कोई कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं करेगा। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 जो कि हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध और जैन इन पर लागू नहीं होता है, क्योंकि इनके स्वयं के अपने पर्सनल लॉ हैं, उसी के हिसाब से इनकी संपत्तियों को विभाजित किया जाता है। इनसे अतिरिक्त जो लोग हैं उन पर भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 लागू होता है। नोटरी एक्ट 1952 की धारा का की उपधारा 1 की उपधारा का, नोटरी एक्ट 1952 की धारा 8 की उपधारा 1 की उपधारा का में नोटरी के कार्य को बताया गया है, जिस पर मैंने 41 मिनट का वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड किया, आप देख सकते हैं। इस उपधारा 8 की उपधारा 1 की उपधारा का में लिखितों के सत्यापन के बारे में बताया गया है, जिसमें वसीयत भी एक लिखित है जिसको सत्यापित करने का कानूनी अधिकार नोटरी अधिवक्ता महोदय को है। नोटरी अधिवक्ता महोदय के द्वारा सत्यापित की गई वसीयत कानूनी रूप से वैध होती है और अदालतों में मान्य की जाती है। इसी प्रकार से पंजीकृत वसीयत भी कानूनी रूप से वैध होती है और अदालतों में मान्य की जाती है। हाथ से लिखी हुई वसीयत भी वैध होती है और अदालतों में मान्य की जाती है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि इन्हें कानून के प्रावधानों के तहत लिखा जाए। वो कानून के प्रावधान क्या हैं, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पर अपलोड करके रखे हैं, जिनको मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन शॉर्ट में आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करूंगा। तो आइए सर, अब हम कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। आपको एक बात की और जानकारी मैं बता दूं कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने वसीयत के ऊपर ये टिप्पणी की है कि महज पंजीकरण कराने से ही वसीयत वैध नहीं हो जाती है। वसीयत के वैध होने के लिए उसको साबित किया जाना आवश्यक है। इसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 67, जिसके बारे में दस्तावेजों को साबित करने, अनुप्रमाणित करने के बारे में बताया गया है कि जिस प्रकार से उस दस्तावेज को साबित किए जाने का प्रावधान है उसको उसी प्रकार से साबित किया जाना चाहिए। जैसे यदि कोई दस्तावेज गवाहों से लिखे गए हैं और गवाहों से उसका साबित किया जाना आवश्यक है, तो यदि उनको गवाहों से साबित नहीं किया जाएगा तो ऐसा दस्तावेज भी मान्य नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से सर मैंने आपको वसीयत के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी दी है। अब मैं आगे की डिटेल जानकारी आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदान करूंगा। तो आइए सर, हम कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं जहां मैं आपको आगे की जानकारी प्रदान करता हूं। आइए सर, मैं आपको हस्तलिखित वसीयत के बारे में एक शॉर्ट में जानकारी दे देता हूं कि यदि कोई व्यक्ति हाथ से वसीयत घर पर लिख कर रखना चाहता है तो उसे भी कानूनी प्रावधानों का पालन करना होगा। गवाहों की उपस्थिति में लिखा जाएगा, वसीयतकर्ता गवाहों की उपस्थिति में दस्तखत करेंगे, उस पर गवाहों के दस्तखत किए जाएंगे और उसमें स्पष्ट रूप से वसीयतकर्ता का नाम लिखा जाएगा और संपत्ति का विवरण लिखा जाएगा, जिसको वसीयतकर्ता के द्वारा अंतिम इच्छा पत्र में वसीयत के रूप में लिखा जा रहा है। और ये स्पष्ट लिखा जाएगा कि ये वसीयत किस प्रकार से और किस किस को वितरित की जाएगी। यदि कानूनी नियमों के पालन के यदि कानूनी नियमों का पालन नहीं करते हुए वसीयतों को लिखा गया तो वो वसीयत अमान्य होगी। इसी प्रकार से नोटराइज वसीयत में भी कानूनी नियमों का पालन किया जाएगा। नोटरी वकील साहब उसको टाइप करवाएंगे,
टाइप कराने के बाद उस पर विधि अनुसार सील और दस्तखत करेंगे। वसीयतकर्ता जो दस्तखत करेगा वह गवाहों की उपस्थिति में करेगा। वसीयतकर्ता और गवाहों की पहचान की जाएगी। इसी प्रकार से रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रेशन का निष्पादन भी विधियानुसार होगा। अब हम सर देखते हैं कि वसीयत के जो अब हम सर उन महत्वपूर्ण मुद्दों को जिनको मैंने अपने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था उनके बारे में अब आपको मैं डिटेल की जानकारी आपको देने जा रहा हूं। तो आइए सर देखते हैं। पार्ट में सभी महत्वपूर्ण जानकारियां दे देता हूं, जैसे कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 में वसीयत को नोटरीकृत या पंजीकृत करने का आदेश नहीं देता है। मतलब वसीयत को सादे हरे कागज पर भी लिखा जा सकता है। ये लाइट जा चुकी है सर, हमारा वीडियो हमें यही रोकना पड़ रहा है, इसलिए मैं आगे का वीडियो अब आपके लिए अलग से बनाऊंगा। उम्मीद है जो मैंने आपको जानकारी दी वो आपको पसंद आई होगी। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।